हमारा जो टॉपिक है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ही हैं। बट उसमें आज जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे, क्लोरामफेनिकल भी इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मतलब अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपसे कोई भी एडीआर्स पूछ ले आपको, एक तो पेंसिलिन की एडीआर्स, सिफेलोस्पोरिन की एडीआर्स, टेट्रासाइक्लिन की एडीआर्स, वेंकोमाइसिन के एडीआर्स, उसके बाद क्लोरामफेनिकल के एडीआर्स और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के एडीआर। और नेक्स्ट हम जो कल पढ़ेंगे मैक्रोलिड और कीटोलिड, इनकी एडीआर्स तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मतलब कोई भी आपसे पूछे आपको टेट्रासाइक्लिन को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, अमाइनो ग्लाइकोसाइड से अमाइनो ग्लाइकोसाइड को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन से क्लोरामफेनिकल को अगर डिफरेंशिएट करना आए अमाइनो ग्लाइकोसाइड, मतलब हर सीक्वेंस से आपने हर तरह से आपने अपनी जो प्रिपरेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इस तरह करनी है कि एग्जामिनर किसी भी तरह वाइवा में पूछता है कि एडीआर, ज्यादातर वो एडीआर पूछते हैं कि इस ड्रग का क्या एडीआर है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं। ये दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें आपने इस तरह करनी है, या ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पूछते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह करनी है कि आपकी फिंगर टिप्स पे ये चीजें हो, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्लोरामफेनिकल को पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोरामफेनिकल भी एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की ही ड्रग है, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले देखो कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक ड्रग होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है ये कंडीशन काज कर देती है। सो इस वजह से इसको बहुत सीवियर इन्फेक्शंस के केस में ना हम देते हैं। ज्यादा कॉमनली इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये बहुत कोई रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस की वजह से किसी और ड्रग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रीट नहीं हो रहे, या जो डिजीज है वो ठीक नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम ये वाली क्लोरामफेनिकल ड्रग देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली क्या होता है। ये ड्रग्स 50 राइबोसोमल सब यूनिट्स पे जाके बाइंड करती हैं। मतलब कल हमने एक छोटा सा इंट्रो किया था कि 50 सब यूनिट्स पे कौन सी ड्रग्स बाइंड करती हैं और 30 सब यूनिट पे कौन सी ड्रग बाइंड करती हैं। और उसमें मैंने बताया था कि जो जो 50 सब यूनिट है उसमें मैक्रोलिड, कीटोलिड और क्लोरामफेनिकल पे ये ड्रग्स बाइंड करती हैं जाके 50 सब यूनिट पे। और जो हमारे पास 30 सब यूनिट है उस पे टेट्रासाइक्लिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो बाइंड करती हैं, ठीक हो गया। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये जो क्लोरामफेनिकल है ये 50 सब यूनिट पे जाके बाइंड करके ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्टाइडेज ट्रांसफेरेज। इस पेप्टाइडेज ट्रांसफेरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, ठीक हो गया। जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो टारगेट जो इसका जो हमें टारगेट हमें चाहिए वो अचीव हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह क्या करेगी कि वो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देगी और बेसिकली जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, ठीक हो गया। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन दे देते हैं क्लोरामफेनिकल की, तो क्लोरामफेनिकल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो ह्यूमन सेल्स के अंदर होते हैं उनके साथ भी बाइंड करना शुरू कर देते हैं। मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि ह्यूमंस के जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया राइबोसोम के साथ मैच करता है, ठीक है। इस वजह से जो रिजेम्बलेंस की वजह से जो ड्रग्स हैं वो अक्सर जाके ह्यूमन जो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं उनके साथ अटैच करती हैं। जब वहां पे जाके बाइंड कर देती हैं तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से हमने डोज को इस तरह एडजस्ट करना होता है कि हमारी टॉक्सिसिटी भी ज्यादा ना हो और हम ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में भी ड्रग को ना दें। जैसे कि अगर क्लोरामफेनिकल, मैंने पहले ही बताया कि क्लोरामफेनिकल एक टॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। इसके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर इसी ड्रग को हाई कंसेंट्रेशन में दे दिया जाए तो ये ह्यूमन की जो सेल्स होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स के साथ जाके बाइंड करना शुरू कर देंगी। वहां पे ये सिमिलर बैक्टीरियल जो राइबोसोम्स होते हैं उसी तरह का एक्शन परफॉर्म करेंगी। रिजेम्बलेंस भी काज इनकी सेम होती है। तो ये जो नॉर्मल प्रोटीन्स और एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है वो नहीं होगी, ठीक है। जब एटीपी और प्रोटीन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो स्पेशली जो बोन मैरो सेल्स होते हैं उनकी बेसिकली ये टॉक्सिसिटी काज करवा देगा, ठीक हो गया। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि हाई कंसंट्रेशन पे ये बोन मैरो टॉक्सिसिटी काज करवा सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने ये सिंपल पढ़ लिया कि बोन मैरो टॉक्सिसिटी किस वजह से होती है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स पे जाके ये बाइंड कर दे, ये ड्रग्स बाइंड कर दें तो ये ड्रग जो है ये टॉक्सिसिटी के चांसेस इस ड्रग के साथ होने के ज्यादा हो जाते हैं।
बाकी इसमें थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात करें, तो फार्माकोकाइनेटिक में ये चीज़ है कि ये जो ड्रग्स हैं, ये ड्रग बेसिकली ज़्यादातर आईवी इन्फ्यूएंस की फॉर्म में दी जाती है, ठीक है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी क्रॉस कर जाती है और ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने का मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनमें भी अगर ये ड्रग, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो ये ड्रग ले रही है, तो फीटस में इस ड्रग के जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस, हम आगे जब एडीआर्स में ए प्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे तो वो ज़्यादातर फीटस में होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो एडीआर्स में आता है वो फीटस में होता है। तो बेसिकली ये, क्योंकि ये ड्रग ज़्यादा इसकी प्लेसेंटा के अंदर भी कंसंट्रेशन पाई जाती है और इसकी ब्रेन में भी कंसंट्रेशन पाई जाती है, दी भी ये डायरेक्टली आईवी इन्फ्यूजन। और आपको पता है कि आईवी इन्फ्यूजन में जो ड्रग्स होती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ये तो आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर रूट से जो ड्रग्स दी जाती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। बट जो आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में ड्रग्स दी जाती हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग की हाई कंसंट्रेशन मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एक फार्माकोकाइनेटिक में अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो कहते हैं कि ज़्यादातर अनचेंज जो है ना, मतलब इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में ये कन्वर्ट होके अनचेंज यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती हैं। जैसे हिपैटिक ग्लूकोरोनिडेशंस होती है ना, जैसे सल्फाई, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं लीवर के अंदर, उसमें हमारे पास मिथाइलेशन भी होती है, सल्फाई सल्फेशन भी होती है, उसके बाद इसमें ये ग्लूकोरोनिडेशंस भी होती हैं। तो ये बेसिकली हिपैटिक ग्लूकोरोनिडेशन को बेसिकली उस के साथ ये बाइंड करके, तो ये ग्लूकोरोनाइड्स को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब क्लोरामफेनिकल जब लीवर में मेटाबोलाइज हो रही है तो वो इनएक्टिव ग्लूकोरोनाइड्स में कन्वर्ट होके किडनी से सिक्रीट, अगर किडनी से सिक्रीशन होगी तो वो यूरिन में जाके जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगी। और अगर लीवर से ही मेटाबोलाइज होके बाइल से एक्सक्रीट हो रही है तो वो फिर फीसिस से, फीसिस उसका रूट ऑफ एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो दो तरह से हमारे पास ड्रग्स जो है वो एलिमिनेट होती हैं बॉडी से, एक फीसिस के थ्रू और एक यूरिन के थ्रू। जबकि जो क्लोरामफेनिकल है वो इनएक्टिव ग्लूकोरोनाइड्स की फॉर्म में जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक हो गया। ये सिंपल आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चे, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात की जाए, तो ये ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स और नर्सिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी के अंदर तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, क्योंकि ये फीटस के अंदर भी क्रॉस करती है तो ये फिर ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ये उन वुमेन्स को नहीं देनी चाहिए। बाकी नर्सिंग मदर्स जो कि फीडिंग करवा रही होती हैं बच्चों को, उनमें भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में भी एक्सक्रीट होती है और वहां से ये बेबी में ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, जिससे टॉक्सिसिटीज, जो बच्चे को टॉक्सिसिटीज हैं वो हो सकती हैं, ठीक हो गया। स्पेक्ट्रम की बात करें तो कहते हैं कि ज्यादातर ये क्लेमिडिया, रिकेटिशिया, स्पाइरोकीट्स, एरोब्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया और बैक्टीरियाइड्स, ये डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अगेंस्ट बेसिकली ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है, ठीक हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस दो तरह से हो सकती है, या तो ये कि कोई इंजाइम्स प्रेजेंट हो जो कि बेसिकली क्या कर दें कि ड्रग को इनएक्टिवेट कर दें, या फिर ड्रग पेनिट्रेट ही बैक्टीरिया के अंदर ना कर पाए, डिक्रीज पेनिट्रेशन हो जाए, तो दो तरह से रेजिस्टेंस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। किसी हद तक ये ड्रग्स जो हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक्स होती हैं, ठीक है, बट डोज डिपेंडेंट इनका इफेक्ट होता है। और अगर डोज ज्यादा कर दी जाए तो ये बैक्टीरियोसिडल भी हो जाती हैं, ठीक है। पहले तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये कि ये ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, बट बैक्टीरियोस्टेटिक है, ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। और बैक्टीरियोसिडल फिर डोज डिपेंडेंट होती है कि जितनी हाई डोज दे दी जाए तो वो फिर हमारे पास बेसिकली क्या हो जाती हैं, बैक्टीरियोसिडल की कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, टॉक्सिसिटीज की बात करें, टॉक्सिसिटीज बेसिकली एडीआर को ही कहते हैं। तो टॉक्सिसिटीज की अगर हम बात करें तो जीआईटी में ये बेसिकली हमारे पास जीआईटी टॉक्सिसिटीज काज करवा सकते हैं, जिसमें नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आ जाता है। बोन मैरो अफेक्ट दे सकता है, ठीक है, ये इसका मेजर एडीआर। और मैंने आपको सिंपल बताया भी है कि बोन मैरो सप्रेशन किस तरह होती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम्स है ह्यूमन सेल्स का, वहां पे जाके बाइंड कर देती है और ये नॉर्मल जो प्रोटीन और एटीपीज बन रहे होते हैं उसकी प्रोडक्शन को कम करके
क्या करती है कि बोन मैरो सप्रेस कर देती है बेसिकली। वहां पे जहाँ पे ज्यादातर एटीपी या प्रोटीन की सिंथेसिस बोन मैरो के अंदर हो रही होती है, वहां पे जाके टारगेटेड उस जगह पे जाके ये उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इस वजह से ये बोन मैरो की स्पेसिफिकली टॉक्सिसिटी काज करवाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम आ जाता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम में भी बेसिकली रेड ब्लड सेल का काउंट्स जो होता है बेबीज के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। सीवीएस कोलैप्स हो जाता है, उन बच्चों का कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, हेटिक, नाइटमेयर्स और पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये बेसिकली जो है डिफरेंट तरह के एडीआरस हैं जो कि आते हैं। ठीक है। बोन मैरो इफेक्ट दो तरह से आ सकता है, एक आता है बोन मैरो सप्रेशन और एक आता है एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो सप्रेशन जो है वो रिवर्सिबल होती है, मतलब अगर हम ड्रग को देना छोड़ दें तो ये रिवर्सिबली मतलब ट्रीट हो जाती है। बट जो एप्लास्टिक एनीमिया है इस ड्रग से वो इरिवर्सिबल होता है, वो ट्रीट नहीं हो पाता, क्योंकि क्योंकि बोन मैरो जो होती है वो बोन मैरो का बेसिक काम क्या होता है, बॉडी के अंदर बोन मैरो इज अ प्रिकर्सर फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, जिसमें ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डिफरेंट यही व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इनको बनाने के लिए बोन मैरो अपना काम करती है। बट अगर बोन मैरो बनना ही छोड़ देगी, वो बनेगी नहीं, सिंथेसिस ही नहीं उसकी होगी, तो ब्लड सेल्स क्या हो गए, वो बनेंगे नहीं। अब जब ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो डिफरेंट तरह की कंडीशंस आएंगी, जिसमें ए प्लास्टिक एनीमिया, ग्रे बेबी सिंड्रोम और डिफरेंट तरह के और एडीआर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक हो गया। ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो ये ड्रग्स ज्यादा जो है वो CYP450 जो माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम होता है उसको बल्कि ये मेटाबॉलिज्म में जो CYP450 इंजाइम्स होते हैं उसको इनहिबिट करती है। माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पे नहीं आता था। ठीक है। CYP450 जो मेटाबॉलिज्म में, जो लीवर की मेटाबॉलिज्म में इंजाइम्स होते हैं ना, उसको बेसिकली ये इनहिबिट करती है। अब फेनिटाइन और वारफेरिन जो होती हैं वो CYP450 इंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। ठीक है। अगर ये ड्रग्स इस क्लोरमफेनिकल के साथ दी जाएं तो फेनिटाइन और वारफेरिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, क्योंकि जो CYP450 है जिससे इसने मेटाबोलाइज होना है वो ब्लॉक हो गया है। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो फेनिटाइन और वारफेरिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। हाफ लाइफ इसकी जो है वो डिफरेंट तरह से होती है। नॉर्मल रीनल अगर फंक्शन है तो इसकी 1.6 से 3.3 हाफ लाइफ है। ठीक है, आवर्स हाफ लाइफ है। एंड स्टेज रीनल डिजीज में इसकी 3 to 7 आवर्स हाफ लाइफ है। और सिरोसिस में इसकी 10 to 12 आवर्स हाफ लाइफ है। ठीक है। सिरोसिस बेसिकली लीवर के टिश्यू का डेड हो जाना, ये बेसिकली सिरोसिस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाफ लाइफ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्लोरमफेनिकल की हाफ लाइफ डिफरेंट स्टेजेस पे किस तरह की होती है। यहाँ पे हमारा जो क्लोरमफेनिकल वाला टॉपिक है बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। क्लोरमफेनिकल में सिंपली हमने पढ़ा कि ये एक टॉक्सिक ड्रग है, ये सिवियर इन्फेक्शन में यूज की जाती है। फिर हमने इसमें थोड़ा फार्माकोकाइनेटिक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हमने इसमें स्पेक्ट्रम को थोड़ा एक्सप्लेन किया, कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्सप्लेन की, रेजिस्टेंस एक्सप्लेन की, इसका फंक्शन बताया कि ये बैक्टीरियोस्टेटिक भी होता है और बैक्टीरियोसिडल भी होता है। टॉक्सिसिटीज में एडीआरस को एक्सप्लेन किया, डिफरेंट तरह के एडीआरस में जीआईटी, बोन मैरो, ग्रे बेबी सिंड्रोम, सीवीएस क्लैप्स, हेडेक, नाइटमेयर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह हमने पढ़े। एंड नेक्स्ट इसमें ड्रग इंटरेक्शंस मैंने बताई कि ये फेनिटाइन और वारफेरिन के साथ इसकी पोटेंशियली ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं, और हाफ लाइफ हमने इसकी पढ़ ली। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास इन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और वाइवा में इस इस ड्रग में से बहुत से क्वेश्चंस किए जाते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस पे कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। लिपिन कार्ड पे लिखे हुए हैं पॉइंट्स, बट बच्चों को वो कंसेप्ट जो होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट होता है जो आपको याद नहीं करना पड़ता, जो जस्ट आपने एक दफा सुना होता है और आपने अपने जहन में एक कंसेप्ट बना लिया होता है। एक चीज होती है कि आपने ड्रग्स को प्रॉपरली बाय नेम याद रखना है, उनके एडीआरस, उनके साइड इफेक्ट्स, या उनकी जो टॉक्सिसिटीज हैं, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, उनके स्पेक्ट्रम है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद करना होता है। ठीक है। जनरली अगर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो